हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे 29 ऑफ मार्च। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका प्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे और रिलेटेड टॉपिक क्या है तो इस टॉपिक को क्या का रिलेटेड टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम पीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल इंपोर्ट। इंडिया जो कोल इंपोर्ट उसका टॉपिक है, तो हम देखेंगे इसका ऊपर क्या क्या प्रीवियसली क्या क्या क्वेश्चंस है वो भी हम देख लेंगे और इस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है कोर सेक्टर आउटपुट पर बात करें। कोर सेक्टर आउटपुट इंडिया का जो कोर सेक्टर है, क्या क्या कोर सेक्टर है वो उसको पूछा जाता है, तो उसका जानकारी होना चाहिए। दूसरा रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी, उसके ऊपर क्वेश्चन जो काफ़ी आता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है फिजिकल जो है डेफिसिट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो आर्टिकल्स है, इसका जो आर्टिकल का प्रीवियस क्वेश्चंस क्या क्या है आपको उसका जानकारी होना चाहिए, मैटर क्या है उसका जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आपका जो आप तो पढ़ कर जाएंगे लेकिन आपका जो प्रिपरेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन ट्रेंड क्या है, एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेंड क्या है उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। रिगार्डिंग जो है इम्पोर्ट ऑफ कोल, कोल इम्पोर्ट के ऊपर मतलब कोल के ऊपर दो तरह का टू सेट क्वेश्चन आया। एक तो इम्पोर्ट के ऊपर मैटर का क्वेश्चन आया था, दूसरा जो है और एक मेजर मैटर है कोल का, आपने सुना होगा जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा में है। लास्ट एक साल से मतलब कई साल से चर्चा में है, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जिसका जो ग्रीन गैस एमिशन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। मतलब है कोल मतलब जो है फॉसिल ग्रीन गैस एमिशन, इस टॉपिक के ऊपर मतलब कोल का जो बर्निंग जो कितना कितना गैस जनरेशन होता है उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। देखो इस मेरा मतलब है आपको प्रिपरेशन किस तरह लेना है वो बोलो। मैं टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन किस तरह होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है 2012 को आया था, ये बोले हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल ऑल्दो इंडिया हैव लार्ज, इंडिया का बहुत लार्ज, इंडिया नॉर्मली जो है फिफ्थ लार्जेस्ट जो है रिजर्व ऑफ कोल, अब ध्यान में रखिएगा। लेकिन इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है। इंडिया में जो कंपनी इंडिया जो ऑक्शन लेता है उसका मोनोपोली होने की वजह से जितना कोल माइन से उठना चाहिए उतना कोल होता नहीं, इसलिए इंडिया लार्जली डिपेंडेंट ऑफ इम्पोर्ट कोल। इम्पोर्ट कोल जो इम्पोर्ट करने के डिपेंड होती है, ये भी मेजर प्रॉब्लम इंडिया के लिए। ऐसा बताया जा रहा है डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इम्पोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। कितना अभी ये प्रॉब्लम अभी भी है। अभी पता ही होगा गवर्नमेंट का भी जो हर कंपनी कोई भी कंपनी अपने हिसाब से इम्पोर्ट कोल को इम्पोर्ट कर सकता है अपने यूज़ के लिए। फैक्ट्री में न्यूल स्टील फैक्ट्री जो है और हमें कोई भी टेक्सटाइल पे बॉयलर चलती है, बॉयलर के लिए आपको जो है कोल को जो लगता है वन ऑफ द सोर्स, मतलब कोल जो है वन ऑफ द रॉ मटेरियल कोल है, और भी जगह हो सकता है। दूसरा जी इट इज़ पॉलिसी टू इंडिया सेव दी ओन कोल रिजर्व इन फ्यूचर के लिए ओन कोल रिजर्व करना है और इम्पोर्ट इन द फॉर्म अदर कंट्रीज, इसलिए इम्पोर्ट अदर कंट्री कर रहे ये क्या पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज फ्रॉम कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। देखिए आज का जो आर्टिकल इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो कोल पावर प्लांट जो है बेस एंड कोल बेस है, उसके जो हमारा इंडिया सप्लाई है तो वो सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। स्टील कंपनी नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल व्हिच हैज टू बी इम्पोर्टेड। कुकिंग कोल जो है व्हिच हैज इम्पोर्ट लगता है कुकिंग कोल के लिए, वो स्टील कंपनी लगता है उसमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है मतलब इम्पोर्टेड टॉपिक के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है कोल सेक्टर हैज़ नेशनलाइज, ये हम डिस्कस करें मतलब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अब मेरे से जुड़े रहेगा। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, पूछा जा रहा है कोल सेक्टर हैज़ नेशनलाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, इंदिरा के टाइम में कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया जा रहा है। दूसरा जो कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, जो किसको कोल ब्लॉक एलोकेशन किया जाए, कौन सा कंपनी कोल माइन से उठाएंगे और लॉटरी बेसिस में करेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट टिल रिसेंटली इंडिया imported coal to meet shortage of domestic supply but now India is self sufficient coal product, ऐसा पूछा जा रहा है। जो अभी तक जो है कोल जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा था तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, लेकिन अभी अब इंडिया कोल खुद सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं। ये भी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मतलब मैटर इंटरलिंक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। अब देखिए पा रहे हो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इम्पोर्ट सेल्फ सफिशिएंट है क्या, इंडिया का ऊपर सेल्फ सफिशिएंट है क्या, इंडिया का लार्जेस्ट जो है ऑल ऑफ द लार्जेस्ट जो रिजर्व है इंडिया कोल, लेकिन फिर भी इंडिया के बहुत सारे इश्यूज है
ये तो कोल माइन से उठा नहीं पाते, इतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं, इतना मोनोपोली जो कंपनी उठा है, मोनोपोली के बाद जो माइन सेल नहीं हो पाते। दूसरा मेन टॉपिक है जो आज एक आर्टिकल बात कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, मतलब जो माइंस जहाँ पर माइंस है, यहाँ पे माइंस है, पहाड़ के बंद माइंस है, हम फैक्ट्री यहाँ से लेकर रेलवे ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक पर वहाँ से यहाँ पे ले आने का इतना मतलब हाई एफिशिएंट रेलवे लाइन नहीं है, होने की वजह से सप्लाई नहीं हो पाती। ये भी आज का टॉपिक में डिस्कस है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। देखो क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, कोल एश कॉन्सेप्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट 2020 को आया था, कोल एश कॉन्टेन आर्सेनिक, लेड एंड मार्करी। देखो क्वेश्चन बोल आपको इस तरह पेपर सुनाना है। कोल फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। तो ग्रीन गैस का बात कर रहा है, फॉसिल फ्यूल का बात कर रहा है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। हाई एश कॉन्टेंट टू ऑब्जर्व इज ऑब्जर्व इन दी इंडियन कोल। इंडियन कोल में हाई एश कॉन्टेंट, हाई एश क्या है वो जानकारी होना चाहिए। इंडियन कोल में हाई एश कंटेंट पाया जाता है, इस टॉपिक को वो पता जा रहा है, तो इसका वो डिटेल आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ऐश क्या है, व्हाट इज ऐश, के इंडियन कोल में क्यों ज़्यादा कोल ज़्यादा है क्या, ये सब पॉइंट। देखो एक क्वेश्चन आया था 2011 में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर emission फ्रॉम कोल कम्बशन आर द थर्मल प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो कोल एमिशन होता है उसमें ये सब ऑक्सीजन जो है, ये सब जो ग्रीन गैस एमिशन जो बोलते हैं, ये सब एनवायरनमेंट में जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन 10 क्या देखा, एक तो कोल का जो इम्पोर्ट, मतलब हम इम्पोर्ट उससे रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन आया था, और दूसरा जो है हमको जो कोल का जो ऑक्शन व गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऊपर किया था। तीसरा जो है कोल गैस जो एमिशन, ग्रीन गैस एमिशन करते, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, मेरा का पढ़ाने का मतलब है आपको खुद मतलब जो ऐसे हिंदू न्यूज़ पढ़ के चला गया, एडिटोरियल एनालिसिस करके चला गया, मतलब आप नोट कर लिया, लेकिन आपने ट्रेंड क्या है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ईयरली बेसिस में आपको जानकारी होना चाहिए। इस आर्टिकल में और किस टाइप का और पढ़ना चाहिए वो आपको जरूर जानकारी, तभी आपको जो प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। दूसरा देखिए, कोर सेक्टर आउटपुट, इसका डिटेल पहले जो टॉपिक है डिटेल डिस्कस करेंगे, मैं पहले उसको इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ, मतलब दो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। कोर सेक्टर आउटपुट ग्रो एट एज पर 7.6% जो ग्रो कर रहा है कोर सेक्टर, जो बात कर रहा है कोर सेक्टर। पहले कोर सेक्टर है क्या वो जानकर होना चाहिए। देखिए इस क्या का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो कोर सेक्टर को क्वेश्चन आ रहे हैं, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। कौन सा है 8 कोर इंडस्ट्रीज का हाइट वेटेज दिया जाता है, कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन। तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए क्या का जो 8 कोर प्रोडक्शन है सेक्टर, उसको क्या का है, उसको कितना वेटेज दिया जाता है, एक कैलकुलेशन में क्या का वेटेज दिया जाता है, वो आपको जानकारी होना चाहिए। India जो वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इंडिया से 8 कोर इंडस्ट्री हैव कॉम्बाइन 37.9 40% आसपास, उसको जो इंडेक्स ऑफ IIP, इंडेक्स ऑफ जो प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो हर महीने निकालते हैं, उसमें जो 8 कोर सेक्टर जो इस टॉपिक में, उसमें जो है 40% आसपास जो सेक्टर दिया जाता है, उसमें बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दिस 8 को, इसमें कौन सा है इस सेक्टर में, सीमेंट है क्या, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इसमें से कौन सा जो 8 कोर सेक्टर है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ गया किस तरह प्रिपरेशन लेना है। तो इस चारों टॉपिक का मैं 2 टॉपिक डिस्कस किया, बाकी और मॉनेटरी पॉलिसी MM में वो डिस्कस करेंगे, और फिस्कल डेफिसिट जो वो भी हम जिस टाइम डिस्कस वो डिस्कस करेंगे। तो पहले आज हम फर्स्ट आर्टिकल तरफ चलेंगे, जो कोल प्रोडक्शन है उसका डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे साथ जोड़ना है और हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो PDF चाहिए और इस लेक्चर का PDF चाहिए, तो क्या करना, पूइन IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना वेरी इजी है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसमें जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात दोस्त फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हो, काफ़ी नीचे देख रहे चैनल को, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए बहुत ईजी है, आपको कोई खर्चा नहीं होगा, आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका मेरा रिक्वेस्ट है, अगर नया चैनल नया है तो मेरे सब्सक्राइब करिए और बेल बटन में क्लिक कर दीजिए, जो कोई भी नया लेक्चर ले आऊँगा तो आपके लिए इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड जी इम्पोर्ट ऑफ कोल इम्पोर्ट का जो आर्टिकल क्या बोल रहा है, देखिए मेन मैटर प्रॉब्लम्स क्या पे,
प्रॉब्लम जो है इंडिया 5th लार्जेस्ट जो है हमारा रिजर्व है, इंडिया जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हमारा जो रिजर्व है कोल का रिजर्व है 5th लार्जेस्ट। लेकिन कुछ इश्यूज है गवर्नमेंट का, मतलब ऑल ओवर द इंडिया को इश्यूज है। एक तो हो गया जो है जो ऑक्शन कंपनीज है उसको मोनोपोली होने का वजह से जो इतना कोल हम उठा नहीं पाते, नंबर 1। दूसरा जो है एक जो ये जहाँ पे कोल माइन, यहाँ पे कोल माइन्स है, यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है वहाँ से लेके यहाँ पे कोल प्रोडक्शन सप्लाई करना भी एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, मेजर इश्यू हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट है। दूसरा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं एक पॉइंट का बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है हमारा जो 70% जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होता है 70% वो कोल बेस है, कोल से होता है। बाकी जो अदर सोर्स कोई रिन्यूएबल होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, बाई थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हो चाहे जो सोलर एनर्जी हो सकता है, वो भी है। कई जो रिन्यूएबल सोर्स बा अदर सोर्स से भी बस 70% अभी भी हम डिपेंडेंट है कोल के ऊपर। ठीक है, अभी हुआ क्या है, लास्ट ईयर में रेनफॉल कम हुआ। रेनफॉल कम होने से क्या होता है, बाकी सोर्स मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो भी कम हो गया। अभी जो है कोल का जो है ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया, कोल पावर प्लांट जो उसको प्रेशर आ गया। अभी बोला शॉर्टेज आपको बात करें, शॉर्टेज का बात करें, शॉर्टेज क्यों हुआ? एक तो जो है कोल प्लांट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया, उसमें क्या हुआ, उसको वो ज़्यादा प्रेशर आ गया तो उसको जो जितना कोल चाहिए उसे जो रिक्वायरमेंट बढ़ गया, नंबर 1 इंक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया। लेकिन क्या हुआ, कोल जो माइंस प्रॉब्लम है, माइन से लेके जो हमारा प्लांट है, माइन से लेके प्लांट में आने के जो है प्रॉब्लम है, जो मतलब बोलते हैं हम जो रेलवे ट्रैक है और रेलवे जो हमको प्रॉब्लम जो रेलवे कैरी करने का जो इशू टॉपिक जो मैनेजमेंट है वो पोर कंडीशन होने के वजह से वो बराबर टाइम में जो नहीं आ पाता है, नंबर 1। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा बात कर रहे हैं हम इंपोर्टेड कोल का बात कर रहे हैं। इंपोर्टेड कोल हम लाते हो तो वो क्या होता है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने से क्या, इंपोर्ट कोल महंगा है। ठीक है, महंगा होने से क्या होता है, इंपोर्ट कोल करने से क्या महंगा होता है कि इंपोर्ट कोल जो है वो महंगा हाई प्राइस है। अगर हाई प्राइस कोल यूज़ करते जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा होंगे तो कंज्यूमर को बर्डन हो जाता है, एक पॉइंट है। ठीक है, इस टॉपिक को ये आर्टिकल इस टॉपिक को बात किया गया। तो पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है हम डिस्कस कि उसको रिलेटेड क्वेश्चन है किस तरह आ रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और डिटेल्स हम उसको वो आगे आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिमांड और शॉर्टेज इलेक्ट्रिसिटी दो इसके डिमांड इस तरह दो अगस्त महीने में दो इसमें कोल जो वाटर रेनफॉल होने कम होने की वजह से बाकी जो कोल सप्लाई जो वो भी रिड्यूस हो गया। इशू रिलेटेड लॉजिस्टिक जो है, फर्स्ट शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक थर्मल प्लांट, जो डोमेस्टिक थर्मल प्लांट है उसमें भी जो शॉर्टेज अगस्त महीने में शॉर्टेज हुआ था, तो जो कोल के लिए उसके लिए जो सामान में काफ़ी इशू हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉर्टेज इन अगस्त 2023 में ड्यू टू कोल सप्लाई फ्रॉम माइंस से कोल सप्लाई होने की वजह से भी एक मेजर हुआ था। अभी क्या बोल रहा है, अगस्त में जो अबाउट 840 मिलियन यूनिट टू पोर मानसून जो है शॉर्टेज ऑफ 840 मिलियन यूनिट्स ड्यू टू पोर मानसून, जो बारिश कम होने की वजह से 840 मिलियन यूनिट्स कम हो गया था। इंटर इंक्रीज डिमांड एंड रिड्यूस सप्लाई फ्रॉम द सम सोर्सेज, इसमें क्या हुआ, तो 0.5% जो है शॉर्टेज हुआ था फ्रॉम डिमांड का जो है 0.5% शॉर्टेज हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, हमारे पास जो है कोल शॉर्टेज का बात कर रहे हैं। ठीक है, 0.6 मिलियन टन जो है डोमेस्टिक कोल हैव बीन एड्रेस्ड शॉर्टेज, डोमेस्टिक कोल शॉर्टेज 0.6 मिलियन टन। लेकिन हमारा जो माइंस में क्या है 30 मिलियन जो टन जो है कोल माइंस के अंदर है, लेकिन हम उसे कैरी लेके आना, लॉजिस्टिक जो है उस टाइम में बड़ा पहुंचाना के वजह से भी ये भी मेजर इशू हो जाता है। समझ गया क्या? एक तो हमारे पास जो है वाटर रेनफॉल कम हो गया, तो बाकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है उसमें कम हो गया पावर जनरेशन, इसलिए कोल पावर प्लांट है उसको इंक्रीज हो गया, उसको प्रेशर आ गया। उसमें क्या हुआ, कोल प्लांट जो कोल का जो डिमांड इंक्रीज हो गया। ठीक है, और जो 6 मिलियन टन जो उसको शॉर्टेज हो गया। लेकिन हमारे पास जो है माइंस में जो ऑलरेडी जो माइंस में कोल है, लेकिन बराबर टाइम में नहीं आने की वजह से वो भी जो है हमारा जो कोल हमारा इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गया। कितना हो गया, 8 जो है शॉर्टेज हो गया, 0.55% इतना शॉर्टेज हो गया। इंक्रीज एसोसिएटेड जो है रेलवे लाइन, जो हमारा जो रेलवे लाइन है, जैसे नॉट रियली तो अवेलेबल डोमेस्टिक थर्मल प्लांट, रेलवे लाइन है उसको भी जो अप टू डेट ना होने की वजह से जो थर्मल प्लांट जो है उसमें भी टाइम टू टाइम जो है कोल जो टाइम में पहुँच नहीं पाते हैं।
एक ऑल्टरनेटिव बोल रहे हैं, जो इंपोर्ट करना भी ये बात करें, इंपोर्ट करेंगे तो हायर कॉस्ट हो जाते हैं, इंपोर्ट करेंगे तो कम से कम जो है हमारा पावर प्लांट जो है पावर कॉन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिजली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसे हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। कोल इंडिया सेल, द कोल इंडिया जो है लिमिटेड सेल 10% ऑफ प्रोडक्शन, तो 70 मिलियन टन टू 80 मिलियन टन, तो इस ईयर दो स्पॉट ऑक्शन, ये कोल इंडियन जो लिमिटेड क्या कोल उठाते हैं, ये 70 to 80 मिलियन टन जो है ऑक्शन का तो सेल करता है, ठीक है। ये ऑक्शन का जो प्राइस है इम्पोर्ट से कम है, टीम पॉइंट है, लेकिन जो है बाकी जो हमारा जो माइंस जो जो थर्मल प्लांट है उसमें भी जो अदर देन ऑक्शन का थ्रू करता है, ऑक्शन में क्या लेने का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए जो इम्पोर्टेड कोल का भी डिपेंड हो जाता है। लेकिन जो इशू रिलेटेड इम्पोर्ट में क्या इशू है, उसमें क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है 6% तो है, उसमें वेट कर सकता वो तो ब्लेंड कर सकता है, मतलब डोमेस्टिक और जो इम्पोर्ट, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो कोल का कॉस्ट का जो कोल का जो मतलब कोल का जो ओवरऑल जो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और जो बिजली का खर्चा बढ़ जाए, इसलिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है 6% तक अपने मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है, मैंडेट 6%। लेकिन कभी कभी क्या होता है उसको ज़्यादा भी मिक्स करना पड़ता है, ठीक है, फिर पॉइंट जो है 0.3% एडिशनल वो मिक्स कर पाते हैं, तो इन एडिशन 3.5 इम्पोर्टेड कोल, ठीक है, ये पॉइंट इसका बता के। Thus, the third misleading narrative is 6% coal import necessary when it just an imperative upper limit, उसमें टॉपिक बात किया था। कोल स्टील सप्लाई जो है जो कॉस्ट ऑफ स्टील कोल स्टील सप्लाई ओवर 70% इन इलेक्ट्रिसिटी, तो बात कर रहा था 70% जो इंडियन जो इलेक्ट्रिसिटी है कोल से होता है, बाकी जो 30% अदर होता है, अदर से होता है, ऐसा टॉपिक पे बात किया, ठीक है। जनरेशन लोकेशन बोल रहे हैं, बहुत ऐसा बात कर रहा है जो सब ऑल पावर प्लांट जो है माइन से दूर है, ऐसे नहीं, कोई कोई पावर प्लांट जो माइन से नज़दीक है उसके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो जल्दी उस माइन से जो माइन से यहाँ पे पावर प्लांट, जो पावर प्लांट नज़दीक है, ठीक है, वो इमीडिएटली कोल से जो है माइन से उठा ले सकता है, लेकिन जो दूर है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए जो इम्पोर्ट कोल जो है भी ऑप्शन रह जाता है। इम्पोर्ट कोल में और गवर्नमेंट प्रॉब्लम जो क्या बताया था आपको, डिस्कस किया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट इसमें क्या बोले सॉल्यूशंस क्या, ये भी सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस के लिए बोले ऐसे ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है हमको लाना पड़ेगा, जो लो कॉस्ट जो है, तो इम्पोर्ट जो हमारा इनहेरेंट जो हमारे जो इंडिया का लो कॉस्ट कोल जो है वो लाने के लिए बड़ा टाइम यूज़ करने के लिए उसमें जो पावर कॉस्ट इंक्रीज ना हो, उससे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन करना पड़ेगा, हमारा जो लॉजिस्टिक व रेलवे ट्रैक को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्रीज करना पड़ेगा, इस तरह के सॉल्यूशंस को मैंने बात की। मेरा क्लियर है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ कोल फ्रॉम, ये 2012 में आया था, मतलब इंपोर्ट इतना क्यों करते हैं, अभी भी इंडिया जो है मेनली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट कोल, लेकिन अभी कोशिश करे इंडिया जो है आने चले दिन में जो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, माइंस को अपने इंप्रूव करे, जिसमें एफडीआई की बात भी चल रहा है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव ओन कोल रिजर्व इन फॉर द फ्यूचर, ऐसा बोल रहा है, इम्पोर्ट इट इन अदर्स कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। Most of the power plant in India coal waste, and they are not able to get sufficient supplies from coal from within the countries. जिस तरह the steel company use a cooking coal use करता है, which has to be imported, import करना पड़ता है, ऐसा पूछा जा रहा है। Which statement above are correct, कितना का एक ओनली, बी और 2 और 3, और जो सी और 1 and 3 और सी डी जो है 1 2 3 पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके आंसर आप देख लेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज जो है देखो, देयर इज नो सच पॉलिसी इंडिया टू सेव ओन कोल रिजर्व, ऐसे इंडिया को पॉलिसी नहीं जो ओन खुद का जो पॉलिसी वो कोल को रिजर्व करने का, ऐसा कोई पॉलिसी अभी तक तो नहीं बना है, तो ये तो इनकरेक्ट, ये तो ठीक, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा जो है वो है कोल बेस्ड पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट जो ओन स्मॉल आयरन प्लांट जो है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, बहुत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कोल यूज़ करता है, उसमें क्या देयर आर ट्रेडर्स इम्पोर्टिंग नॉन कुकिंग कोल, जो नॉन कुकिंग कोल यूज़ करता है, ठीक है। इंडिया का जो कोल है ऐसा भी नहीं, इंडिया का सफिशिएंट ऐसा भी नहीं, जो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ कोल दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई कोल फ्रॉम विद इन द कंट्रीज, बस सफिशिएंट जो है नॉन कुकिंग कोल जो है इंडिया के बेस में नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली सेम है स्टील फैक्ट्री में जो है
कुकिंग कोल जो 8 टन कुकिंग कोल जो है प्रोड्यूस 1 टन स्टील, तो मतलब बोल रहे हैं 1 टन स्टील के लिए 0.8 टन जो कुकिंग कोल यूज होता है। तो बाहर से अब 85% कुकिंग कोल रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली बीइंग मेड थ्रू इम्पोर्ट। एक तो कुकिंग कोल है, नॉन कुकिंग कोल है, दोनों जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे तो बात करते हो डोमेस्टिक कोल जो सप्लाई या प्रोडक्शन इतना हाई अच्छा नहीं है, उसकी वजह से बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। Additional information, according to current import policy, consumer themselves may freely import coal। जो बात करते कंज्यूमर जो फ्रीली इंपोर्ट कर सकता, मे भी इंडस्ट्री में था, कई इंडस्ट्री जो अपना फ्रीली इंपोर्ट करते थे अंडर ओपन जनरल लाइसेंस बेस्ड ऑन द ओन रिक्वायरमेंट बिजनेस डायरेक्शंस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल जो है अंडर स्टील मेकिंग फैसिलिटी इंपोर्ट कुकिंग कोल प्राइमरी टू फिल द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई domestically and to raise the level of production। 85% कुकिंग कोल जो है रिक्वायरमेंट तो इम्पोर्ट से होता है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आया। कोल बेस्ड पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट, स्पॉन्ज आयरन प्लांट, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर स्टील पार्ट इंपोर्टिंग नॉन कुकिंग ऑयल। कोक इम्पोर्टेंट मेनली पिग आयरन मैन्युफैक्चरिंग एंड जो आयरन स्टील सेक्टर कंज्यूमर यूजिंग मिनी ब्लास्ट फर्नेस, इसमें भी यूज होता है। ये पॉइंट समझ में आया। कॉन्सेप्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट 2019 में आया था। कोल सेक्टर आज नेशनलाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब नेशनलाइज हुआ था। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड इन लॉटरी बेसिस। टिल रिसेंटली इंडिया को इम्पोर्टेड कोल टू मेक दी शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई इज नाउ इन द सेल्फ, अभी भी सेल्फ सर्विस है नहीं, ठीक है। अभी जो सेल्फ सर्विस ये तो ठीक ही नहीं लग रहा है, ये तो ठीक नहीं। नाउ जो एक क्वेश्चन का वो देख लेंगे आंसर क्या है। Answer is A, only A. Only coal sector has nationalized India government of India under Indira Gandhi, बाकी दो करेक्ट नहीं है। नेशनलाइजेशन वाज डन, तो नेशनलाइजेशन कोल जो है सेक्टर दिन में 2 फेज। फर्स्ट फेज कुकिंग कोल माइंस 1971-72 में होता दिस टाइम जो है, एंड देन द नॉन कुकिंग कोल माइंस जो है 1973। इंदिरा गांधी सर्व द प्राइम मिनिस्टर ऑन द कंट्री 71-73। तो दोनों टाइम में जो इंदिरा गांधी टाइम में हुआ था नेशनलाइज हुआ था कुकिंग कोल नॉन कुकिंग कोल। तो फर्स्ट पॉइंट जो सेकेंड स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कैंसिल द कोल ब्लॉक एलोकेशन 2014 में क्या हुआ था, अभी क्वेश्चन पूछा लॉटरी बेस में, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है टू मैनेज द रिएलोकेट द कैंसिल ब्लॉक in a transparent and in an accountable manner, the Coal Mines Special Provision Act 2015 enabled the provision of allocation of coal mines by way of auction and allotment in for sale of coal। मतलब अभी भी जो है ऑक्शन होता है। घर में पूजा हो रहे हैं। Statement 3 is incorrect बता रहा है। India has a fifth largest coal reserve in the world, but due to monopolies of the some firms, it cannot produce enough coal to meet the shortage। जो बार बार बात कर रहा है जो शॉर्टेज हो पा रहे, इंडिया अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है ये पॉइंट करेक्ट नहीं है। तो कोल ऐश जो है, कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू दी एनवायरनमेंट का पूछा जा रहा है। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, इंडिया के लोग हाई ऐश कंटेंट वाले पाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द सेगमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो ठीक है ऐसा बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। इंडिया कोल जो कोल ऐश में काफ़ी जो उसमें मार्करी कैडमियम आर्सेनिक होता है, विद प्रॉपर मैनेजमेंट दिस कंटामिनेशन कैन प्रोक्लेट वाटर वे, ग्राउंड वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड एयर, इसमें भी होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो इसमें जो वाटर में पार्ट जो ग्राउंड में भी जो है मिक्स हो सकता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट जो है। स्टेटमेंट डाइट फॉर्म जो है इसमें जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कॉन्टेंट सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कोल एंड ऑयल, जो ऑयल पावर प्लांट जो है होता है उसमें पेट्रोल डीजल मोटर इंजन प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लीड एसिड रेन होता है। ये कोल से नहीं बाकी से भी जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें ग्रीन गैस के बाद ग्रीन गैस एमिशन का जो चर्चा में है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। इंडियन कोल इज कंपेरेटिवली हायर एश कंटेंट एज कम्पेयर टू कोल पम्प टू डार्ट, उसमें का डार्टी होता है तो मिट्टी ज़्यादा रहता है, इसमें जो ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है।
कोल जो है बार्न सीम टू फॉर्म ड्यू टू डार्ट थ्योरी एंड कंटेन हायर ऐश एज कम्पेयर टू इन सिटू थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या टेस्टिंग क्या है, एक तो कोल हमने सपोज हमने 100 ग्राम कोल लिया, ठीक है, उसमें हमने जला दिया, जलाने के बाद कितने ऐश पड़ा है, इम्पोर्टेड अगर 100, ये हमारा इंडियन कोल है, ये हमारा इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। इंडियन कोल में जो काफ़ी इतना ग्राम रहेगा, इम्पोर्टेड कोल में कम रहता है। इसमें क्या बाहर के कंट्री के जो है उसमें ऐश मिट्टी कम रहता है, डस्ट कम रहता है, उसमें जो है जलने के बाद पूरा जल जाता है। इंडिया कंटेंट में क्या होता है, ऐश कंटेंट ज़्यादा होने के वजह से, मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से पूरा जल नहीं पाता। इसमें मैटर है, इसमें क्या होता है, क्योंकि ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है वो तो कोल जलने के बाद टेम्परेचर देता है। अगर ऐश कंटेंट मिट्टी ज़्यादा होगा उसमें टेम्परेचर इतना देगा नहीं, ठीक, उससे प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन। इंडियन इंपोर्टेड कोल में क्या प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ऐश कंटेंट कम रहते हैं। कौन से फॉलोइंग जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, व्हिच ऑफ द एमिशन, मतलब कोल जो बर्निंग एमिशन में थर्मल प्लांट में क्या क्या एक गैस होता है, सेम जो बात करते हो सेम चीज़ है। ऑप्शन डी जो है, मैं जो ऑप्शन डी में क्या है देख लेते हैं। 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है, तीनों जो है करेक्ट। एमिशन ऑफ ऑल अबव मेंशन गैसेज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर जो टेक प्लेस फ्रॉम कोल कम्बशन इन थर्मल पावर प्लांट। जो ग्रीन गैस एमिशन का बार बार बोला था ना, फॉसिल फ्यूल यूज कम किया जाए, ऐसा बात हो रहा था, इसलिए तो तीनों गैस जो है होता है। और क्या क्या गैस इंपोर्टेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेशन जो है, सॉल्वेंट, इंसुलेशन फोम जो है, ये सब होता है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस होता है। मीथेन गैस जो है काम फॉसिल फ्यूल होता है, वुड, लैंडफिल, वेटलैंड जो है फर्टिलाइजर में होता है। और दूसरा जो ग्रोइंग पैडी, स्क्रेच ऑफ कैटल एंड अदर लाइफ स्टॉक टर्मिनेट्स जो है, बाकी लाइफ स्टॉक टर्मिनेट से भी मीथेन गैस जनरेट होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सब है सारी बर्निंग ऑफ यूएस जो उसका भी होता है। सारी आपको क्लियर है ना। एक पॉइंट हमने बहुत कवर किया, आधा घंटे ऊपर टाइम हो गया। हमने कोशिश की हर एक्सपेक्ट को देखने के लिए, जो एक टॉपिक हमने लिया, एक हमने एडिटोरियल लिया, हम इस एडिटोरियल को एनालिसिस के हमने डिस्कशन को हमने लिमिट नहीं किया। उस क्वेश्चन किस तरह आया, किस तरह क्वेश्चन जो है क्या क्या एंगल से आ रहा है, वो हम डिटेल अलग अलग फैक्टर से डिस्कस किया, और उसका टॉपिक को डिटेल में जो डिस्कस भी किया। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। कोर सेक्टर आउटपुट ग्रो कितना 6.7% इंक्रीज किया। ठीक है, इसमें डबल डिजिट जो है ग्रोथ की नेचुरल गैस, सीमेंट, कुछ सेक्टर है, टोटल 8 सेक्टर है। ठीक है, 8 सेक्टर में जो है आउटपुट ग्रोथ ऑफ इंडिया 8 करोड़ सेक्टर, 8 जो है सेक्टर है, क्या क्या सेक्टर वो भी डिस्कस करेंगे। ग्रोथ ड्यू टू, इसमें जो क्या थ्री जो है उसमें क्या 6.7% इंक्रीज हुआ। कोल, नेचुरल गैस और सीमेंट, उसमें क्या डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब 10% को ग्रोथ। कोल, नेचुरल गैस, सीमेंट जो कुछ सेक्टर है जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ था। टोटलिटी में जो पहले अभी क्या 6.7% हुआ था, इसका पहले जो जनवरी में 4.1% और 4.9%, मतलब कंटिन्यू अभी जो है 3 महीने का अंदर जो इंक्रीज है। इसका पहले ज़्यादा तो था ही 7.9%, लेकिन जो अगर जिसका पहले जनवरी 2023 में थोड़ा, उसके बाद पहले भी देखेंगे आफ्टर 19.3% था। ठीक है, उससे तो कम है, लेकिन कंटिन्यू लगातार 3 महीने के अंदर जो है कोर सेक्टर आउटपुट इंक्रीज हुआ है 6.7%। जनवरी में कितना 4.1% देखा, जनवरी 4.1% देखा ना, जनवरी 4.1%। जनवरी जो है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ICI रिवाइज तो 4.1% इंक्रीज हुआ था। उसके पहले तो उसमें एस्टिमेट 3.6% है। उसमें जो भी सेक्टर है, इसमें क्या क्या जो सेक्टर इंक्रीज कितना हुआ, क्रूड ऑयल जो है देखें क्या है, इन द ईयर वैसे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ग्रीव एट ए ऑल टाइम हाई 7.9%। फरवरी में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन सबसे 7.9% हुआ था। ठीक है, ऑल्दो इट वॉज एडेड बाई साइड बाई 4.9 सेम मंथ लास्ट हुआ था। नेचुरल गैस कितना हुआ 11.3%। उसके बाद सीमेंट 10 पॉइंट जो मतलब डबल डिजिट ग्रोथ 10.2%, इलेक्ट्रिसिटी 6.2%, और कोल जो है 11.6%, मतलब तीन हो जाए, नेचुरल गैस 11.3%, सीमेंट 10.2%, कोल जो है 11.6% इंक्रीज हुआ। स्टील में क्या 8.4% हुआ था। रिफाइनरी प्रोजेक्ट रिकवर फ्रॉम जो रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है 6%, जो 2.6% जनवरी में इंक्रीज हुआ। पहले कितना था 4.3% रिड्यूस हुआ था।
ठीक है। अभी जो आईसीआई जो है उसमें ये जो कोर सेक्टर है 40 जो बार 40% जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें 40% उसको वेटेज करता है। 40% जो है इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको जितना भी कवर करते हैं उसको 40% जो है इसमें कोर सेक्टर करता है। तो कोर सेक्टर 6.7 में इंक्रीज हुआ। तो ऐसा सोचा जा रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हर महीने निकलते हैं वो भी 6 पॉइंट जो उसमें रेशियो बाई रेशियो इंक्रीज होने का चांसेस है। इसमें जो डिस्कस करता है कोई भी बोले तो फॉर इंक्रीज होगा, ये पॉइंट डिस्कस हुआ। देयर इज, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन इस तरह आएंगे। अभी क्वेश्चन का टॉपिक बात करूँ। क्वेश्चन देयर 8 कोर सेक्टर, क्या क्या है? कोल है, कोल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस जो है नेचुरल गैस है, रिफाइनड प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। क्या क्या नहीं है? टेक्सटाइल नहीं है, और भी बहुत से सेक्टर हैं। टेक्सटाइल नहीं है, माइनिंग नहीं है, बहुत से सेक्टर नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर है। क्या क्या है? देखिए क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, को आया भी है, आने का चांसेस ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सेक्टर है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी क्या जो है क्या 8 कोर सेक्टर जो है इसमें जो है हार्ड परसेंटेज को जो है इसमें उतना परसेंट लिया नहीं जाता, इसमें जो कुछ सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। क्या क्या जो है सबसे पहले वैल्यू देता है रिफाइनरी प्रोडक्ट। रिफाइन कितना हुआ? 28% जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट के ऊपर इंडेक्स है। ठीक है। इंडेक्स का जो 28% रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा दिया जाता है। उसके बाद ध्यान से सुनिए, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 90.85। उसके बाद स्टील कितना है? 17.82। ठीक है। स्टील हो गया, 3 हो गया। उसके बाद कोल हो गया आपका 10.33। उसके बाद हो गया कोल हो गया। क्रूड ऑयल कितना? 8.98। उसके बाद जो है नेचुरल गैस जो है 6.88। सीमेंट उसका फर्टिलाइजर सीमेंट का जो है 5%। फर्टिलाइजर सबसे कम क्या है? 2.63%। ये परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आता डिस्कस करने क्वेश्चन आया था कितना परसेंट क्या है। ठीक है। तो हमने देखा 8 कोर सेक्टर है, 8 कोर नाम देख लिया। उसको असेंडिंग ऑर्डर सबसे हाई का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको याद रखना है। दूसरे कितना परसेंटेज आपको क्या है वो भी आपको याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम का टॉपिक में। इस जो कोर सेक्टर है उसका 30 नंबर आपको से 40% जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो इंडेक्स है हर महीने हो जाता है, किया जाता है, उसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है भाई साहब? IIP इंडिकेटर मेजर द चेंजेस ऑफ वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड में चेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना इंक्रीज हुआ वो डिफाइन करते हैं। कौन कैलकुलेट? CSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है दोनों मिलकर करते, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दोनों मिलकर इसको IIP निकालते हैं। इट कंपोजिट इंडिकेट द मेजर ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप। ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रुप क्या है? इसके एक सिग्निफिकेंस क्या है? देखो अगर IIP इंक्रीज हो रहा है, IIP सब इंक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या होता है? FDI इंक्रीज होता है, हमारा जो GDP कितना परसेंट इंक्रीज वो भी हम उसमें बहुत सारे पॉलिसी गवर्नमेंट ले सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल IIP इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट पॉलिसी उससे तो लेंगे, तो और डिक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट पॉलिसी उससे क्या कैसे इंक्रीज किया जाए वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंस है ही है। ब्रॉड सेक्टर जो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, और माइनिंग जो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक सेक्टर है। ठीक है। इसमें देखो जो कोर सेक्टर में माइनिंग नहीं है व मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इन सिग्निफिकेंस जो बात कर रहा था GDP के ऊपर, नंबर 11 टॉपिक जो GDP के ऊपर डिपेंडेंट है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ले सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री व्हिच आर द फॉलोइंग गिवन द हाईएस्ट वेट। देखो हाईएस्ट वेट कितना है? कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टील। इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा जो है रिफाइनरी वो अंदर नहीं है, तो पता होना चाहिए कौन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। जो परसेंटेज दिख रहा था उसमें इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक जनरेशन। ठीक है। फर्टिलाइजर 2 देखा था, कोल में तो 10 देखा था, स्टील में भी 8% था, इलेक्ट्रिक में 19% आसपास था जो हमने देखा था। पेट्रोलियम रिफाइनिंग तो 28%, इलेक्ट्रिक में 19% था और स्टील में 17% है। ठीक है। कोल में जो अलग देखा ना उस सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया जाता है, हम देख रहा था उसमें इलेक्ट्रिसिटी को।
इस टॉपिक का जो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए आपको वीनाइस टेलीग्राम, आपको नोट करना जरूरत है, वीनाइस टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, घूम का आ रहा है। ठीक है, इन इंडिया ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन दिस 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव कॉम्बाइंड 37.9%, व्हिच आर द फॉलोइंग अमंग दोज 8 दोज इन, इसमें जो कौन सा है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर है, सॉरी इसके अंदर सीमेंट है, फर्टिलाइजर, नेचुरल ग्लास है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, टेक्सटाइल तो नहीं लग रहा है। ठीक है, सी जो है टेक्सटाइल अंदर नहीं है। ठीक है, बाकी तो है इसके अंदर। तो एक बार देख लीजिए, 8 कोड हम ऑलरेडी डिस्कस किया, बाकी पॉइंट है तो आपको क्या का टॉपिक उसको डिस्कस कर ले सकते हैं। एक दोनों आर्टिकल है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रिजर्व बैंक इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो होने वाला है अप्रैल 5 अप्रैल को होने वाले हैं, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो रेपो रेट है, बैंक रेपो रेट अभी कितना है 6.5%, 6.5% जो है रेपो रेट है। ठीक है, वो सोचा जा रहा है जो इसमें अनचेंज, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। तो आपको हॉट रेपो रेट क्या है, बैंक रेपो रेट क्या है, रिजर्व बैंक को जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे वो भी समझना चाहिए। रिजर्व बैंक MPC जो कमिटी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिजर्व बैंक है, इसका चेयरमैन कौन है, कितना मेंबर्स है, वो सब क्वेश्चन आता है। और जो मेजर क्वेश्चन आता है, देखिए मेजर क्वेश्चन आता है आपका जो रिजर्व बैंक का जो बहुत सारी मॉनिटरी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी का जो बहुत सारी कंपोनेंट है, एक तो अगर रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है, ये सारी जो है क्या चेंज होगा, क्या कितना पॉइंट में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, बाद इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, बाद डिक्रीज हो गया, इसकी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पॉइंट डिक्लेयर करेंगे, वहाँ डिस्कस करते। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा सोचा जा रहा है जो उसमें ऐसा जो 6.5, अभी तो कितना है 6.5% जो रेपो रेट है उसमें अनचेंज रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट सोचा जा रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें तो 0.25 बेस में रिड्यूस कर सकते हैं। इसका कुछ रीजन ऐसा भी है। तो क्या उसका क्या मतलब पॉइंट क्यों है, क्यों रिड्यूस कर सकते, तो पॉइंट को देख लेते हैं और जो इस पॉइंट को डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। पहले कहते हैं जो मॉनिटरी MPC कमेटी, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, अंडर सेक्शन ध्यान दीजिए 45ZB, 45ZB ये आपका सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन में अमेंडमेंट 2016 में अमेंड हुआ था। RBI एक्ट जो है 1934 में जो RBI एक्ट है 2016 में अमेंड हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक दो मेंबर करेंगे, 6 मेंबर। ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव फॉर द सेक्शन ZB जो 45ZB क्या हुआ था, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। 2 टारगेट है, एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा GDP। ठीक है, एक इन्फ्लेशन, दूसरा GDP, इन्फ्लेशन और GDP दोनों को मेंटेन करना। उसके लिए जो पॉलिसी क्या रहेगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या रहेगा, ये डिसाइड कौन करेंगे, MPC कमेटी करेंगे। क्लियर है, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था 45ZB में, जो एज पर 45ZB जो रिजर्व बैंक जो RBI एक्ट था उसमें, उसके हिसाब से अमेंडमेंट 2016 में हुआ था, उसमें गवर्नमेंट डिसाइड किया था एक मॉनिटरी पॉलिसी गठन किया जाएगा। उसमें मीटिंग टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहेंगे। ठीक है, मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, कितना पॉलिसी कितना होना चाहिए, और जो रेट इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, रेट है 1 मंथ डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए, वो डिसाइड होगा एज पर जो सिचुएशन के बेस में क्या होगा। ग्रोथ रेट बहुत डाउन, GDP बहुत डाउन होगा, क्या होना चाहिए, क्या करना है, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज होगा, क्या करना है, ये सारी डिसाइड करेंगे। डिसीजन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी शैल बी बाइंडिंग टू द बैंक। तो बैंक जो है 2 मॉनिटरी पॉलिसी होगा, बैंक को जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से, इसके बाद 8 साल इसके बाद क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 45ZB से MPC शैल 6 मेंबर होना चाहिए, जो MPC मीटिंग है 6 मेंबर होना चाहिए। जो RBI गवर्नर है वो तो एक ऑफिस को चेयरपर्सन होता है। डेप्यूटी गवर्नमेंट चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, डेप्यूटी गवर्नमेंट जो है गवर्नर जो है मॉनिटरी पॉलिसी चार्ज में रहेंगे। तो एक चेयरमैन कौन रहेगा, RBI जो हेड रहेगा, जो गवर्नर वो हेड रहेगा। एन ऑफिस ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड जो है, एन ऑफिसर ऑफ द बैंक का कोई भी ऑफिसर तो सेंट्रल जो बोर्ड है वो डिसाइड करेंगे। 3 अदर पर्सन, पहले 3 पर्सन हो गए, अभी 3 अदर पर्सन नॉमिनेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर 3 पर्सन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा।
द कैटेगरी ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी टेकन पर्सन एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग नॉलेज एक्सपीरियंस हैविंग इकोनॉमिक्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे 3 आदमी चूज करेंगे जिसको ऊपर इकोनॉमिक्स से नॉलेज हो। अगर नहीं नॉलेज तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो ठीक है ऐसे कोई नॉलेजेबल पर्सन हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करते हैं। तो टोटल पहले RBI का 3 है, बाकी 3% सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसाइड करते हैं जिसके बाद नॉलेज है। द मॉनिटरी पॉलिसी क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी ये पॉलिसी टू गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक रिगार्ड यूज ऑफ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल टू अचीव गोल स्पेसिफिक जो एक्ट जो गोल है, एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, दूसरा है GDP मेंटेन करना, ठीक है। द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव RBI मॉनिटरी पॉलिसी मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइट कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ग्रोथ। एक तो प्राइस इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी मेंटेन करना। बहुत सारे कंट्री में जहाँ कुछ दिन पहले डिस्कस करा था, जो आपने नाइजीरिया का डिस्कस करा था जिसमें इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया का जो है इन्फ्लेशन जो हमारे मेंटेन करते हैं 4+2 ऐसे गवर्नमेंट ने डिसाइड करते हैं। तो इस गवर्नमेंट ने अपने RBI का बोल दिया तो वहाँ जो है 4+2 जो इन्फ्लेशन आपको मेंटेन करना है। अभी कितना है 5.5 5.8 के आसपास है, ठीक है इन्फ्लेशन तो मेंटेन है। और जो GDP है वो भी आपको नजर रखना। GDP हमारा जो अब देखा है GDP को 7.4 ज़्यादा है, वो इंक्रीज GDP अच्छी ग्रोथ है। ये सारी जो है रिजर्व बैंक को टारगेट दिया गया। आप क्या करना है, आप इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। ऐसे नहीं बहुत सारे 10-15-20% इन्फ्लेशन है वो भी नहीं चलेगा। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो रिजर्व बैंक क्या करेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। और GDP कम हो जाए तो वो क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रिजर्व बैंक का जो है 2 पॉलिसी लेता है, एक्सपेंशनरी और जो कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब एक तो एक्सपेंशन का क्या करते हैं, मतलब है जिस टाइम जो है एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ को आगे करना है, ठीक है वो एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और जो है कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जिस टाइम जो है इन्फ्लेशन को जो रिड्यूस करना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन अपन खींच लेते हैं, मतलब जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब है मार्केट में जो है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा क्या, कोई प्राइस डिमांड ज़्यादा है, आदमी के पास पैसा ज़्यादा है, डिमांड हो जाएगा, सप्लाई कम हो तो उसके लिए इस किस्म में क्या होता है RBI क्या करता है मार्केट से पैसा को उठा लेता है। मार्केट से मनी जो है गवर्नमेंट जो मार्केट से मनी का कैप्चर करता है, मार्केट जो फ्लो जो है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे वो क्या खरीदेगा, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट वो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ये पॉइंट है। तो परचेजिंग पावर जो अब मार्केट जो कैसे रिड्यूस किया जाए और जो है मार्केट में पैसे का फ्लो जो कैसे रिड्यूस किया जाए वो भी हम देख लेंगे। RBI का बहुत सारे टूल्स है, उसको क्वेश्चन भी आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो दोनों पॉलिसी है उसमें क्या क्या करते हैं। एक्सपेंशन में ध्यान से चुनिए, इसको क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेंशन जो है फोकस एक्सपैंडिंग इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, जो बात करता है मनी सप्लाई जो एक्सपेंशन क्या होगा जिस टाइम ध्यान दीजिए जिसमें GDP कम है, सब GDP रिड्यूस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम है, पर नया फंड नहीं आ रहा है, मतलब FDI कम आ रहा है, भाई कोई जो है इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, तो उसमें क्या कर गवर्नमेंट क्या करता है एक्सपेंशन पॉलिसी लेते हैं। एक्सपेंशन पॉलिसी मतलब है रेट जो है बैंक रेट रिबा जो है जितना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देंगे क्या होगा, जो बैंक जो RBI से पैसे लेते हो वो भी रिड्यूस हो, कम रेट हो जाएगा, और बाकी जो कंज्यूमर जो बैंक से लेते वो भी रिड्यूस हो जाएगा। उसमें क्या होगा जो ज़्यादा आदमी जो है कोई किसी को नया प्लान लगाना, नया इंडस्ट्री लगाना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो रेट कम हो जाएगा तो उसमें ज़रा इनकरेज मिलेंगे जो उसमें नया इंडस्ट्री प्रोपोज करना है, मतलब जो है एक्सपेंशन होगा, GDP का एक्सपेंशन होगा बाई डिफॉल्ट देखने हो जाए। दूसरे कॉन्ट्रैक्शन फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजिंग जो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, डिक्रीजिंग जो मनी सप्लाई कोई ऐसा कुछ केस है पॉलिसी तो इंप्लीमेंट इंक्रीजिंग के इंटरेस्ट रेट जो है इसमें इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज करेंगे, मनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे। उसमें इन्फ्लेशन जो बात करें इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई कम कर देते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, दोनों कॉन्ट्रैक्शन जो है और एक्सपेंशन पॉलिसी, उसमें जो गवर्नमेंट का जो भी है कैश रिजर्व है जो व्हाट इज कैश रिजर्व जो हम डिस्कस करेंगे उसको जो है इंक्रीज करेंगे। जो भी ध्यान दीजिए जो भी कॉन्ट्रैक्शन है सब इंक्रीज करेंगे, जितने रेपो रेट है, SLR है, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग पॉलिसी रेट है, इनकी सब इंक्रीज करेंगे। और एक्सपेंशन करेंगे जो है जो डिक्रीज सब एक्सपेंशन सब उल्टा, तो अपोजिट बार अपोजिट केस में, मतलब जिसमें एक्सपेंशन करेंगे सारी रेट डिक्रीज कर देगा, ये ध्यान रखिएगा।
इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वेरियस इंस्ट्रूमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है। एक रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कॉरिडोर, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट स्टेबलाइजेशन इन स्कीम जो है, इस सारी पर ध्यान में नोट करके रखिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पहले, अभी आने के चांसेस है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब लिक्विडिटी रेशियो मतलब समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, बैंक जो है एक लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व बैंक जो है एक SLR मतलब स्टैट्यूटरी रेशियो डिफाइन करता है। मतलब उसमें क्या हुआ है, सारी बैंक को रिजर्व बैंक के पास जो है एक लिक्विड मतलब है, लिक्विड जो है सेफ लिक्विड रेशियो में कोई भी है अमाउंट ऑफ सेफ लिक्विड एसेट, जो लिक्विड एसेट है उसे जमा करना पड़ता है। ठीक है, लिक्विड एसिड कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड होता है, कोई भी लिक्विड एसिड होता है उसमें जमा करना पड़ता है। अगर SLR इंक्रीज हो जाएगा, SLR अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, SLR इंक्रीज हो जाए क्या होगा, तो सारी बैंकों को क्या होगा, RBI के पास जो है ज़्यादा लिक्विड एसिड जमा करना पड़ेगा। उसमें क्या RBI के पास पैसा कम हो जाएगा, लिक्विड एसिड कम हो जाएगी, तो RBI जो है बाकी को भी पैसा उधार नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। समझ में आ गया। कैश, इसका सेम चीज़ है, कैश रिजर्व बेचो। कैश मतलब है सेम चीज़, अगर कैश रिजर्व बेचो इंक्रीज किया जाए तो बैंक को ज़्यादा कैश जो है RBI के पास जमा करना पड़ता है। सेम चीज़ होगा, अगर इंक्रीज कर देंगे तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट मतलब ड्यूरिंग जो है कोई भी जो रेपो रेट है, कोई भी बैंक जो है RBI के पास जो पैसा लेता है, जो इंटरेस्ट रेट में बैंक से पैसा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर रेपो रेट अगर इंक्रीज कर देंगे तो बैंक जो है जो RBI से पैसा ले तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। बैंक जो भी कंज्यूमर करते वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर जो बैंक से पैसा लेना बंद कर देंगे, लेना कम कर देंगे, तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा। इसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब है जस्ट रेपो रेट का उल्टा है। रिवर्स रेट मतलब जो है बैंक RBI जो बैंक से जो पैसा लेता है, मतलब अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे क्या होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दें क्या होगा, अगर इंक्रीज से क्या होगा, तो जो बैंक क्या करेंगे, RBI का पैसा देंगे उसको पैसा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो RBI बैंक से जो पैसा लेते हैं उसका इंटरेस्ट जो पे करते हैं, बैंक को पैसा पे करना उल्टा, रेपो रेट को उल्टा, वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो है अगर रिवर्स रेपो इंक्रीज कर देंगे तो बाकी बैंक जो है RBI के पास जो पैसा डिपॉजिट कर देंगे उसके लिए सेफ रहेगा। क्योंकि बाकी जो RBI अगर बैंक जो अगर कंज्यूमर को अगर पैसा देंगे वो तो अनसेफ है, इनसिक्योर है, लेकिन बैंक अगर RBI का पैसा देंगे तो वो सिक्योर है। तो बैंक कोशिश करेंगे RBI का पैसा चला जाए, उससे सिक्योर रहेगा, तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो है ऑपोजिट केस होता है, इसमें मनी फ्लो भी होता है। बैंक रेट सेम, बैंक का इंटरेस्ट रेट जो RBI जो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक को देते हैं, मतलब जो बैंक RBI से पैसे लेते हैं, अगर इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, बैंक वाले जो RBI से पैसे लेना बंद कर देंगे। सिमिलर जो है मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जो कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग 2015 में आया था, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेप्थ एंड पब्लिक रेवेन्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कंपोनेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। देखो क्वेश्चन पढ़ा था, पब्लिक डेप्थ तो नहीं है, पब्लिक रेवेन्यू नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बैंक रेट है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, जो बात करते स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बैंक रेट इज द रेट इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच RBI चार्जेस व्हाइल लेंडिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक। जो RBI कमर्शियल बैंक का पैसा देते हैं उसको बैंक रेपो रेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंक रेट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय द RBI द वे सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एडजस्ट लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन आज स्टडी करते हैं। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट नॉट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं है। एक क्वेश्चन आया था, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2017। इसमें क्या है, इट डिसाइड RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, तो RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट करते हैं। इट इज ए 12 मेंबर बॉडी, नो 12 मेंबर नहीं है। इट इज फंक्शन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन फंड, नो ये भी नहीं, वो भी देखा हमने। तो RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ठीक करते हैं, 1 नंबर ठीक है, एक ओनली।
अब समझ में आ रहे क्वेश्चन आपको किस तरह आएंगे। इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशन मॉनिटरी पॉलिसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू, ये क्या नहीं करेगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या नहीं करेगा अगर एक्सपेंशन पॉलिसी करना है। काट एंड ऑप्टिमाइज दी एसएलआर, एक्सपेंशन पॉलिसी करना है, काट एंड ऑप्टिमाइज दी एसएलआर, ठीक है, ये नहीं करेगा, ये तो करेगा, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन करना है तो उल्टा करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, कोई भी चीज़ सारी चीज़ रिड्यूस कर देगा, ये करेगा तो तुम ये ठीक नहीं है, मतलब पॉइंट ठीक नहीं, नॉट नॉट बोला है ना इसने। इंक्रीजिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये भी ठीक, ये ठीक है, ये ठीक है। काट एंड जो काट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, नो, काट एंड बैंक रेट करेंगे तो नहीं करेंगे बताए, मतलब ये दोनों जो एक्सपेंशन पॉलिसी में दोनों करते हैं, मतलब ओल्ड नॉट नॉट बताया, मतलब दो नंबर सही होगा, ओनली 2 नंबर सही है, जो बात कर रहा था जो हमने दिखाया था, पॉइंट वो उसके अंदर है। An increase in bank rate generally indicate that the market rate of interest likely fall. Central bank no longer making loan to commercial bank. Central bank following a easy money policy. Central bank following a tight monetary policy money policy. मतलब जो अगर बैंक रेट इंक्रीज करेंगे तो सेंट्रल बैंक जो है क्वेश्चन जो हम देखा, सेंट्रल बैंक जो है टाइट मॉनिटरी पॉलिसी ऐसा प्रोवाइड करता है, बाकी तो नहीं लग रहा है, डी टाइट मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो करता है अगर बैंक रेट इंक्रीज करते हैं, मतलब इस तरह क्वेश्चन आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, डेफिनेटली आरबीआई, इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये पॉइंट जो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी एंगल से हो सकते हैं, एक तो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी हो सकता है, इन्फ्लेशन रिलेटेड हो सकते हैं, इन्फ्लेशन का अगर इन्फ्लेशन है आरबीआई मॉनिटरी इन्फ्लेशन पेमेंट करते हैं, मेंटेन करता है, इन्फ्लेशन टॉपिक का भी हो सकता है। दूसरा एक आर्टिकल है, देखो फिस्कल डेफिसिट जो है 86% ऑफ फाइनेंस ईयर 2024 में हुआ था, अप्रैल जो रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ जो है अप्रैल टू फरवरी। फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट है अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का जितना इनकम है, इनकम और एक तो गवर्नमेंट इनकम करता है, इनकम कई भी तरह हो सकता है, टैक्स कलेक्शन हो सकता है, नॉन टैक्स कलेक्शन हो सकता है, कोई टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स में क्या होता है जीएसटी हो सकता है और इनकम टैक्स होता है, टैक्स कलेक्शन हो गया। दूसरे नॉन टैक्स कलेक्शन होता है, कई नॉन टैक्स कई जगह किसी को लोन दिया इंटरेस्ट मिल गया, कुछ सेल किया आपने, कुछ इसमें नॉन टैक्स जो है रेवेन्यू कलेक्शन होता है। एक तो हो गया रेवेन्यू, दूसरे खर्चा तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सैलरी देते हैं, एक तो हो गया। कैपिटल एक्सपेंशन करता है, कैपिटल मतलब किसी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, बाद में इनकम होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको सैलरी देना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा है, मतलब खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, रेवेन्यू मतलब इनकम कम है, उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट का जो है अगर इनकम कम हो जाए, रेवेन्यू अगर खर्चा ज़्यादा हो जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, कैपिटल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, इन दैट केस में फिस्कल डेफिसिट हो जाए। तो मैटर पॉलिसी क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट शोड बाई 64% ऑफ द रिवाइज स्टेटमेंट। जनवरी में कितना था, जनवरी में 64% था, उसमें फरवरी में 86.5% हो गया। ध्यान दीजिए, सेंट्रल स्टिल जो है हैंडरूम लेफ्ट 6 लाख करोड़ ऑफ रेवेन्यू स्पेंडिंग इन मार्च में अभी 6 लाख करोड़ खर्चा करना है। इन द कैपेक्स प्लान सेंट्रल स्टिल नीड टू स्पेंड 1.4 लाख करोड़ इन मार्च टू मीट टारगेट। कैपेक्स एक्सपेंडिचर होता है तो उसमें भी 1.4 लाख खर्चा करना है। कैपेक्स गोल लाइकली टू बी मिक्स ड्यू टू किकिंग ऑफ द मोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसमें कैपेक्स जो एक्सपेंडिचर वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैटर क्या हुआ, 2024-25 में बजट हुआ था ना, 2024 में इंटरिम बजट हुआ था। गवर्नमेंट का जो देखो, गवर्नमेंट का जो इतना खर्चा है 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ खर्चा है, जो बजट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट सोच रहा है, गवर्नमेंट का जो मतलब ऐसा एज पर कैलकुलेशन उसका इनकम होगा 30 लाख करोड़ खर्चा इनकम होगा,
इनकम हो सकता है 26 लाख करोड़ आपका, जो GST हो गया, इनकम टैक्स सब मिलेगा 26 लाख करोड़ हो जाएगा। बाकी 4 लाख करोड़ जो है बाकी अदर सोर्स, कोई भी सोर्स में जाके कोई भी मतलब कोई सेल कर दिया, कुछ रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, कुछ करके 30 लाख करोड़ का। बाकी 17 लाख करोड़ क्या करेंगे? 17 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? ये गवर्नमेंट सोचा तो उसमें उधार ही करेंगे, किसी से बैंक से उठाएंगे, किसी भी एंगल से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हो सके, मार्केट से उठा चाहते हैं। मतलब 17 लाख करोड़ जो है उसका डिफिसिट है। ठीक है, अभी जो मैटर क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल डेफिसिट जाम 15 लाख करोड़ है इन फास्ट 11 मंथ 2024 से फॉर्म दी 11 लाख करोड़, मतलब जनवरी में 11 लाख करोड़ था, अभी 15 लाख करोड़ हो गया। तो इकोनॉमी जो बोल रहा था उसमें जो है एक्सपेक्ट सेंटर टू मीट दिस फिजिकल डेफिसिट टारगेट। तो जो 17 लाख करोड़ था, 17 लाख करोड़ था ना, उसमें मीट कर पाएंगे ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से पहले कितना था, पहले डेफिसिट कितना था, डेफिसिट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो कैसा है, वो सारी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। मतलब सेंटर जो है फिजिकल डेफिसिट 2023 में 82.8% था, 2024 में 86.5% ऐसा बोला जा रहा है फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर, ये बता मंथ वाइज बजट एक्सपेंडिचर इसमें 20 है, ईयर टू ईयर परसेंट कितना इंक्रीज हुआ, ईयर टू ईयर परसेंट में कितना, उसमें 20% इंक्रीज हुआ, जनवरी में माइनस में था, दिसंबर 7% इंक्रीज हुआ था। दूसरा जो है ग्रोथ, फेब्रुआरी 2024 फेब्रुआरी टू अप्रैल टू फेब्रुआरी जो है 2024 का रिवाइज स्टेटमेंट एस्टीमेट, नेट टैक्स रिसीव कितना होगा 6.8 जो है फेब्रुआरी अप्रैल टू 6.8 लाख करोड़ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, और जो 10.8% इंक्रीज हुआ, इसमें टारगेट है कितना ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट टैक्स रेवेन्यू है सेम में 32 में है, नेट डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, ऐसा बोला जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा 2.3 ऐसा बताया जा रहा है। सेंटर सेट टू फुल ईयर फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है 2024 में तो 17.3 लाख करोड़ है तब, और जो है 5.8 जो है 5.8 क्या है उसने 5.8% जो है फिजिकल डेफिसिट ऑफ GDP, 5% 8% ऑफ GDP जो है टारगेट है। ठीक है, अभी जो लास्ट 2022-23 में क्या था 6.4 था, 6.4% फिजिकल डेफिसिट 6.4% कब था 2022-23 में, 23-24 में 5.8% टारगेट लेके ऑफ GDP टारगेट लेके चल रहा है, 5.8% ऑफ GDP टारगेट लेके चल रहा है इस साल। अगले साल का टारगेट और भी रिड्यूस है 5.1%, हम और डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें बोले सिग्नलिंग शार्प राइज इन स्पेंडिंग एड ऑफ फिजिकल दो इन ईयर, जो अभी और इंक्रीज होने का चांसेस है ऐसा बताया जा रहा है। 84% या कैपेस रिकॉर्डिंग हिसाब से बैलेंस बाउंस हुए, जो ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया। सिक्स लाख करोड़ अभी खर्चा करना बाकी है सेंटर को, 9% ओवर द 5.5 पर टारगेट है, ऐसा बहुत बताया जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है देखो, पहले जो फिजिकल डेफिसिट था बड़ा करता हूँ इसको, 2022-23 में क्या था 6.4% फिजिकल डेफिसिट आया था, उसका पहले 6.2%, पेंडेमिक के टाइम में क्या 9.1% बहुत ध्यान से सुनेगा, पेंडेमिक के टाइम में 9.18% फिजिकल डेफिसिट ऑफ GDP इतना हो गया था, GDP का 9 उसमें क्या बहुत से इंडस्ट्री बंद, लॉकडाउन हुआ था उसमें इंडस्ट्री बंद हो गए थे, तो 9.1% आसपास फिजिकल डेफिसिट हुआ था। तो ये भी बातें देखो, पेंडेमिक के पहले कितना था, पहले दो जो हमारा 4.65% था, उसे 3.44% पहले बहुत कम था। ठीक है, ये जो परसेंटेज देखो, ये लेवल तक अभी गवर्नमेंट का टारगेट है प्री पैंडेमिक लेवल में, ध्यान से सुना, जो गवर्नमेंट टारगेट है जो कोविड का पहले जो लेवल में था फिजिकल डेफिसिट था, उधारी कम थी, उस लेवल में हमको पहुंचना है, तो 4% आसपास पहुंचना है। तो गवर्नमेंट इस बार इंटरिम बजट में जो है कुछ टारगेट लिया था, वो देख लेते हैं। जो इस बार जो इंटरिम बजट हुआ था फरवरी 1 तारीख को, उसमें गवर्नमेंट टारगेट लिया 2024-25 के लिए 5.1% टारगेट रखा था 2024 में, और जो है 25-26 में 4.5% जो ऑफ GDP परसेंटेज उसमें फिजिकल डेफिसिट टारगेट है, ऐसा सोच के रखा था। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी बोल रहे हैं 5.1% जो 2024 में पहुंचना बहुत मुश्किल है, हो सकता है 5.3 to 5.4% मीट हो जाए, 2024-25 का बात करो, 23-24 का नहीं,
23-24 का 5.8% अभी तक है, 5.8%। अभी जो करेंट जो चल रहा है 23-24 का 5.8% वो फिजिकल डेफिसिट टारगेट अभी मान रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। फिजिकल डेफिसिट कर लिए। इन टोटल रेवेन्यू क्या हमने जो टोटल रेवेन्यू कितना 47 लाख करोड़ है, उसमें गवर्नमेंट इनकम 30 लाख करोड़ होगा, बाकी 17 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट बाहर से लेंगे, ठीक है, ठीक है। एक फिजिकल सरप्लस का इसको बोलते हैं। फिजिकल सरप्लस मतलब है अगर गवर्नमेंट का जो अगर इनकम ज़्यादा है खर्चा कम, और फिजिकल सरप्लस देखते हैं। बहुत से आदमी जो आप देखा होगा, अगर होम फाइनेंस बोले बहुत से जो सरप्लस में तो क्या करते हैं, अपना डिपॉजिट करते हैं, कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल डेप्ट बोलते हैं, अगर कोई किसी को नेशनल डेप्ट, कोई भी इकोनॉमी जब खर्चा ज़्यादा है तो नेशनल डेप्ट इनके कैसे लोन लेते हैं, हो सकता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लेते हैं, बाकी किसी भी सोर्स से नेशनल डेप्ट में क्या है, गवर्नमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट है। हाउ फिजिकल डेफिसिट एक्सप्रेस परसेंट ऑफ जीडीपी, ऐसा बहुत सारे कांड परसेंट ऑफ जीडीपी में एक्सप्रेस किया जाता है। हाउ गवर्नमेंट फंड गवर्नमेंट फिजिकल कहाँ से लेता है, एक तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से ले सकते हैं, और जो है बाई कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं। 2024-25 में सेंट्रल एक्सप्रेस बोरोइंग ग्रॉस 14 लाख करोड़ फ्रॉम दी मार्केट, लोअर दैन द बोरोइंग जो 2023-24 इतना लिया था उससे कम लेंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है टैक्स इन जीडीपी जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, तो खर्चा भी जो है उसमें उधर भी कम करेंगे। आरबीआई ऑल्सो लेंडर, जो गवर्नमेंट का आरबीआई जो गवर्नमेंट से लेंडर है, गवर्नमेंट लेंड देता है आरबीआई, और आरबीआई जो है बैंक से, कमर्शियल बैंक से उठा के गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, रिवर्स रेपो बोले जो रेपो रेट है उसको डिपेंड कौन सा कितना इंटरेस्ट से बैंक लेते हैं, उसमें सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी बॉन्ड है, एज पर बॉन्ड करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जो है बोरोइंग मनी फ्रॉम द मार्केट से मार्केट का, उसमें एक तो है, देखो दो पॉइंट हो सकता है, ये जो बॉन्ड देते हो तो सिक्योर है गवर्नमेंट का, तो जो एक सिक्योर बैंक से ले सकते हैं, कोई भी बैंक से पैसा ले सकते हैं। दूसरा जो है अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, मतलब ऐसे आरबीआई, मतलब जो आरबीआई कितना रेट से बैंक से लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, वो डिपेंड करे कितना रेट से, ठीक है। अगर बैंक रेट आरबीआई का रेट ज़्यादा होगा इंटरेस्ट हो, तो गवर्नमेंट के लिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेंगे, उधर ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कंट्री में ऐसा तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो उसके लिए पैसा लेना, जो कमर्शियल बैंक है पैसा कैसे गवर्नमेंट क्यों पैसे देंगे, ऐसे भी केस में वो बार्डन हो जाता है जो बैंक के लिए। मॉनिटरी पॉलिसी के बाद मॉनिटरी पॉलिसी का रोल है, उसका कितना इंटरेस्ट मेंटेन करेंगे, कितना रिवर्स रेपो रेट मेंटेन करेंगे जो मार्केट से पैसा उठाने के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द फिजिकल मैटर, फिजिकल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, देखो फिजिकल डिविडेंड अगर ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, जो है मार्केट से पैसा उधार लेगा, मार्केट से पैसा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन का बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। और जो है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल डिविडेंड एबिलिटी टू मैनेज पब्लिक डेब्ट, ऐसे इम्पोर्ट फिजिकल डिसिप्लिन। कोई भी कंट्री अगर फिजिकल डिविडेंड मेंटेन नहीं कर रहे, ज़्यादा उधारी ले रहा है, बहुत सारी कंट्री देवलिया हो जाता है। अभी सुना होगा बहुत सारी कंट्री जो है बाहर से पैसा ले लेकर देवलिया हो गया, ऐसा श्रीलंका केस है अभी, और भी मालदीव का केस आ रहा है। काफ़ी कंट्री ऐसे है जो ज़्यादा पैसा उधारी ले लेकर, जो कंट्री का जो उतना एसेट नहीं है पाओ, एक तो फॉरेस्ट रिजर्व जो अपना जो बाहर का कंट्री फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो भी कम हो जाता है, डॉलर का जितना है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट तो कोई भी इकोनॉमी के जो है देवलिया होने के बचाने के, देवलिया का एक इम्पैक्ट मेजर होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट है इसका डेप्थ में आपको पढ़ना है, मैं तो पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट डिस्कस हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, consider the following standard tax revenue as a percent of GDP of India has steadily increased in case a large decade. Tax revenue as a percent of GDP, GDP कितना टैक्स वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज किया पूछा जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंट GDP हैज स्टेडली इंक्रीज इन केस ऑफ लार्ज डिकेड। फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस फ्लक्चुएशन हुआ है तो इनका तो नहीं है, तो एक टैक्स रेवेन्यू परसेंट ऑफ GDP, टैक्स रेवेन्यू कॉन्ट्रोल कोई ऐसे थोड़ी रिड्यूस हुआ, ऐसा तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज करता है, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा है देयर हैज बीन ए परसेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर भविष्य ऑफ द क्वेश्चन कैन बी टेकन गवर्नमेंट इंडिया रिड्यूस द डेफिसिट रिड्यूस करने का क्या करेंगे गवर्नमेंट, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा कम, डेफिसिट कम करना, खर्चा कम करना पड़ेगा, ये तो ठीक है। इंट्रोडक्शन न्यू वेलफेयर स्कीम, नहीं वेलफेयर स्कीम इंक्रीज करेंगे तो ठीक है, वेलफेयर स्कीम का तो खर्चा बढ़ जाएगा। रैशनल इन सब्सिडीज, वो भी ठीक है।
सब्सिडीज अभी बीच में जो यूरिया का सब्सिडी कम, बहुत से फूड सब्सिडी कम किया गवर्नमेंट, जो है काफ़ी सब्सिडी बंद कर दिया, काफ़ी सही सेक्टर में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट ठीक है। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने से नहीं होगा। इम्पोर्ट ड्यूटी से अगर रिड्यूस करेंगे तो गवर्नमेंट इनकम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है रिलेटिंग टू फिजिकल डेफिसिट। तो फ्रेंड्स, आज का रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट हम डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम पॉइंट है, वो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे नहीं आप ज़्यादा टॉपिक कवर कर रहे हो, बहुत एरियल पढ़ रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना कैसे है, आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना, एक ही बार पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। इसके ऊपर एक बार ध्यान दीजिए। हम तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जो हम एनालिसिस करते हैं, हम भी एनालिसिस करते हैं। कोई भी देखो, हम ग्राफ बनाते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, अगर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है उसके रीजन ढूंढते हैं, उस रीजन को हम एनालिसिस करते हैं। रीजन 10 रीजन हो सकता है, एक ऐसा रीजन, कोई भी रीजन, कुछ रीजन ऐसा है जिसमें उसे इम्पैक्ट बहुत कम है, 0.2% ऐसा है। कुछ रीजन ऐसा भी है, सपोज कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ रहा है। कुछ रीजन ऐसा है जो मेजर प्ले करता है, जिसको 10% 20%, उसको हमको ध्यान देना है। तो मेरा बोलने का मतलब है, टॉपिक बहुत है, अनलिमिटेड टॉपिक है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्वेश्चन बार बार आता है, फ्रिक्वेंटली आता है। आपको उस टॉपिक को वो बहुत ही स्ट्रांग लाना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है, आपको सक्सेस भी होना है। ठीक है, कुछ मैक्सिमम टॉपिक ऐसे बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर, कभी आएगा तो आएगा भी, वो भी गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर उस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा उसको करेंगे, तो क्या होगा, आप जो मेजर जहाँ पे ध्यान देना चाहिए वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, कुछ पॉइंट को जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उसको में क्या होगा, आपको एनर्जी लॉस हो जाएगा। आपको जो ब्रेन है ना, ब्रेन का हार्ड डिस्क है, छोटे छोटे पॉइंट में जाकर आपको ज़्यादा ब्रेन हार्ड डिस्क खत्म बड़ा कर देंगे, क्या होगा, अननेसेसरी पॉइंट को जो है करके जो है अपने ब्रेन को मतलब लोड कर देंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है इसको क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं बोल रहा हूँ, आएगा, हो सकता है उसका परसेंटेज अटैम्प्ट कर पाएंगे तो बहुत ही, कितने अटैम्प्ट कर पाएंगे नहीं पाएंगे, बहुत ही टफ है। लेकिन हायराज आपने जो मेजर टॉपिक है, कुछ पॉइंट बेस है, बेस क्लियर करें, उसको क्वेश्चन आने का आएगा चांस का काफ़ी, जो 10 to 20%, और उसको सक्सेस होने का रेट भी बहुत ज़्यादा है आपका। ठीक है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो है जो पढ़ते हैं ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो सक्सेस रेट, जो आपको देखिए, आप खुद ही एनालिसिस करना, आपको क्या पढ़ना है, किसको वो ज़्यादा आपको पेशेंस देना है कि ध्यान देना है, वो करना है। ठीक है, और किसका वो नहीं करना। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कल का न्यूज़पेपर मैंने दिया, में कुछ काम था, लेकिन एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने जो और भी जो चैनल हम देखे, उसमें कोई भी टॉपिक किया है कि नहीं देखा नहीं, 2-3 चैनल में देख, जो लोग क्या कवर किया, एक टॉपिक था डांस के ऊपर, देखो डांस के ऊपर टॉपिक था। ठीक है, मंडलम देखो डांस के ऊपर उन्होंने, पहले गर्ल्स था, अभी बॉयज़ के ऊपर, पहले बॉयज़ गर्ल्स था, अभी बॉयज़ को वो इंक्लूड कर दिया। मतलब जो डांस टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, उन्होंने किसी ने कवर नहीं किया। हमारा जो टॉपिक इरिलेवेंट है, ठीक है, वो नहीं आएगा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, वो टॉपिक उन्होंने कवर किया। लेकिन आपको जांच करना कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना है। लेकिन आज का हिंदी में बहुत सारी एनालिसिस है, टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको जांच करना है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी जब कुछ टॉपिक ऐसा भी है एनालिसिस किया उसने, लेकिन हिंदू में है, लेकिन आपको जांच करना, आपको पढ़ना क्या है, आपको बहुत ध्यान दीजिए, बहुत कम पढ़ के रिजल्ट अच्छा करना है। नहीं, आपको ब्रेन का हार्ड डिस्क है ना, अभी भी आप पहले अगर 2025 के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं, 2024 तो अभी कुछ करना, 2024 तो फाइनल है, बताओ जो लोग मतलब उसको प्रिपरेशन मतलब हो ही गया, मतलब ये समझता हूँ। 2025 के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं, आपको ब्रेन का हार्ड डिस्क जो है अननेसेसरी पॉइंट को ध्यान मत दीजिए, मेरा एक सजेशन है। ठीक, मैं भी अपने लाइफ में बहुत ऐसा काम बहुत देखा हूँ मैं सब, अननेसेसरी पॉइंट के ऊपर ब्रेन हार्ड डिस्क मत भराइए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो उसको बेस्ट बनाइए, कुछ पॉइंट है। ये भी जो आज का टॉपिक है, ये एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, आज तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब लाइक करना ही है, कुछ कमेंट भी करना है, आपको क्या समझ भी नहीं आ रहा है, नहीं आ दिखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ मेरा हो सकता है लैंग्वेज में आपको समझ भी नहीं आया, कि मैं बेसिकली बंगाली, हिंदी में बंगाली है, हिंदी ये बहुत कम है, आपको समझ में आया होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ पॉइंट को डिटेल ये करने के लिए, डिटेल एलिबरेट करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे तो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।